बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 1 का चौथा लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमने डाइजेशन पढ़ना है। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपने याद रखना है कि जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, डाइजेशन जैसे ही हम नवाले को मुंह में रखते हैं तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब इस डाइजेशन की दो बड़ी टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक डाइजेशन तो है जो मैकेनिकल डाइजेशन है। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब है कि जो हम फिजिकली किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, और मैकेनिकल डाइजेशन कौन करता है? इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो टीथ प्ले करते हैं। ठीक है, हम दांतों से खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, लेकिन जो हमारा आज मेन कंसर्न है, जो हमने जिसकी डिटेल पढ़नी है, वो है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, केमिकल नाम से जाहिर है कि अब हमने खुराक को केमिकली तोड़ना है। ठीक है, उनके अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, जो केमिस्ट्री वाले बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं, उन्हें हमने तोड़ना है। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए और इसको पढ़ने के लिए ये दो एंजाइम्स, दो नाम हम आज के लेक्चर में बार बार पढ़ेंगे, तो आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहले आपने नाइन्थ के अंदर भी एंजाइम्स का चैप्टर पढ़ लिया है, आपको ये नाम का आइडिया होगा इनकी नोमेनक्लेचर का, कि जब भी नाम के आखिर में एज आ जाए इसे हम नाम देते हैं ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, एंजाइम्स के एंड में मोस्टली एज आता है। अब अगर नाम है लाइपेज तो इसका मतलब है ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, फैट किसे कहते हैं? चर्बी को, घी को, जो हम अपनी खुराक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, यानी हम जो रोटी वगैरह या कोई फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम आता है। अब हम बुक को रीड करते हैं। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओरल कैविटी से। यहाँ पे ओरल कैविटी में क्या होता है? सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड को सूंघते हैं और हमें फूड को फील करते हैं कि फूड का टेक्सचर कैसा है, वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। फिर उसके बाद हम जो खुराक है उसको चबा लेते हैं, क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। और इस सब के अंदर, ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बताया, मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। और इसके अंदर कौन कौन रोल प्ले कर अपना टीथ, चीक्स यानी हमारे गाल और हमारी ज़ुबान इन चीज़ों के अंदर अपना रोल प्ले करती है। और यहाँ पे फूड फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर हम उसको फूड को तोड़ लेते हैं। फिर जैसे ही फूड हमारी ओरल कैविटी में आता है तो ये हमारे मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनको कहता है, ठीक है, उनको एक्टिव करता है ताकि वो स्लाइवा यानी थूक को प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब स्लाइवा का क्या फंक्शन है ये अलग आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कि जो स्लाइवा है वो क्या करता है? मॉइस्टन, सॉफ्टन्स एंड लुब्रिकेट्स द फूड। एक तो हमारे फूड को सॉफ्ट करता है। ठीक है, अगर सलाइवा या थूक ना हो तो फूड बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। उसके अलावा ये मॉइस्ट और लुब्रिकेट भी करता है, यानी फूड को तर रखता है, गीला करता रहता है ताकि डाइजेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो स्लाइवा का एक बड़ में मतलब दो बड़े फंक्शंस तो यही हैं कि एक तो वो मॉइस्ट, सॉफ्ट और लुब्रिकेट, ये वाले फंक्शंस आपको आने चाहिए स्लाइवा के। इसके अलावा स्लाइवा डाइजेशन के अंदर भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो दो बड़े एंजाइम्स हैं जो मैंने ऊपर भी आपको बता दिए कि सलाइवा के अंदर एक तो एंजाइम होता है अमाइलेज और एक एंजाइम होता है अमाइलेज और दूसरा एंजाइम होता है आपके पास लाइपेज। हमने ऊपर भी पढ़ लिया अमाइलेज का क्या काम है। ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इस स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज के अंदर। और जो लाइपेज है इसका क्या फंक्शन है? ये वही है कि ये जो हम जो फैट्स कंज्यूम करते हैं उन फैट्स को ये तोड़ देता है डाइग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो आपको स्लाइवा का फंक्शन पता हो कि ये फूड को मॉइस्ट कर रहा है और उसके अलावा इसके अंदर दो एंजाइम्स हैं और वो दो एंजाइम्स अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको बोलस की डेफिनेशन आनी चाहिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई है। वो कहता है कि जब ये वाले सारे प्रोसेस हो जाते हैं, फिजिकल डाइजेशन यानी मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है और उसके बाद स्लाइवा उसके अंदर नवाले के साथ आके मिक्स हो जाता है, तो अब जो फूड है वो एक छोटे से स्लिपरी मैस में, ठीक है, इस तरह का एक स्मॉल मैस बन जाता है फूड का। ठीक है, नगलने से पहले, ताकि हम उसको नगलें उससे पहले एक मैस बन जाता है, उस मैस को हम कहते हैं बोलस। ठीक है, तो ये बोलस की डेफिनेशन भी अलग आपसे पूछी जा सकती है और बोलस को हम फिर स्वालो करके फेरिंग्स के अंदर ले जाते हैं। अब फूड आपका यहाँ से स्वालो हो चुका, यहाँ से वो क्या बना, जब मुंह में उसके अंदर डाइजेशन हुई यहाँ पे, तो अब वो एक इस तरह का मैस बन गया। इस मैस को हमने बोलस का। अब ये बोलस यहाँ से एसोफेगस से ट्रैवल करता हुआ करता 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 स्टमक के अंदर पहुँच गया। ठीक है, अब स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होगी? तो स्टमक के अंदर जो चीज़ें अपना रोल प्ले, अच्छा, तो स्टमक के अंदर जैसे ही फूड पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ ये जो स्टमक की वॉल है ये वाली, ठीक है, इस वॉल के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक का वर्ड भी स्टमक के तौर पे यूज़ होता है। गैस तो स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, इसके कंटेंट्स आपको पता हो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है। ठीक है, ऐसे मिस्टर पीएच।
ठीक है, मिस्टर पीएच। पीएच आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो इसको आपने इस तरह याद रखना है, MRPH से भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है म्यूकस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस, म्यूकस कहते हैं बलगम को। फिर आर से बनता है रेनिन, ये एक एंजाइम, एक हार्मोन है, आपने इसको भी याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है पी से जो आपके कंपोनेंट बनता है, पी से क्या बनता है, हाँ पेप्सिन, और एच से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पी से पेप्सिन और एच से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, अब बारी बारी हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। तो आपने याद रखना है जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचेगा, अच्छा, और पहली लाइन में बता रहा है कि कार्डिक स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। तो देखें, जब यहाँ से एसोफेगस से स्टमक यहाँ आ रहा, हमने जब स्टमक की शुरू में पहले लेक्चर में देखा था कि स्टमक की ये जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग, ठीक है, इसको कार्डिक ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है, एक रबड़ बैंड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जिसने इसको बंद किया होता है, उसको हम नाम देते हैं कार्डिक स्फिंक्टर का। ठीक है, कार्डिक क्यों कहते हैं, क्योंकि दिल वाली साइड पे होता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं कार्डिक स्फिंक्टर का। तो जैसे ही फूड यहाँ आता है पेरिस्टालिसिस के जरिए, तो ये कार्डिक स्फिंक्टर जो उसके गिर्द रबर बैंड है, ये फौरन रिलैक्स करता है ताकि फूड स्टमक के अंदर इंटर हो जाए। अब जैसे ही फूड स्टमक के अंदर इंटर हुआ, तो स्टमक की वॉल जो ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब बारी बारी हम इनका रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम रोल देखते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज। तो देखें, स्लाइवा में हमने अभी पहले पढ़ लिया कि जो स्लाइवा में अमाइलेज आया था ना, ठीक है, जो फैट को तोड़ रहा था, सबसे पहले HCl ने इसके एक्शन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइवा वाला जो अमाइलेज है वो काम करना छोड़ देगा। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो है ये पेप्सिनोजन को उसकी एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे हम पेप्सिन को पढ़ेंगे तो फिर इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा तीसरा फंक्शन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, इट किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटे, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार। तो हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया और बहुत से छोटे मोटे जरासीम होते हैं। तो स्टमक के अंदर जो HCl है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये हमारे खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको ये किल कर देता है, मार देता है, ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर हमें नुकसान ना पहुँचाए। अब हम आगे देखते हैं पेप्सिन को। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, ठीक है, पेप्सिन की पहले सबसे पहले आपने इसकी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जब सीक्रीट होता है, यानी जब ये निकलता है ग्लैंड से, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसे हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन। जब पेप्सिनोजन स्टमक के अंदर आता है तो वहाँ पे इसको मिलता है HCl। HCl इसको एक्टिव करता है और बना देता है पेप्सिन। ठीक है, अब ये जो पेप्सिन है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, तो पी से जो पेप्सिन है इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बना देता है। जिस पेप्टाइड्स क्या होते हैं, चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आपको पता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स हैं, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स की चेन बनाते हैं यूँ। ठीक है, इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो पेप्सिन क्या करेगा, सपोज करें इसको, ये जो एक लंबा सा प्रोटीन है, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, ताकि ये अब क्या बन गया, ये एक पेप्टाइड बन गया। ठीक है, और ये एक पेप्टाइड बन गया, पॉलीपेप्टाइड, सॉरी। ठीक है, तो पेप्सिन का काम क्या है कि जो लंबा प्रोटीन था उसको तोड़ के छोटे छोटे पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स उसने बना दिए। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन देख लिया, पेप्सिन का फंक्शन देख लिया। अच्छा, इसके बाद हमने फंक्शन देखना है, आगे हमने म्यूकस का रोल देखना है। तो म्यूकस का रोल क्या है कि ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है अवर द स्टमक। ठीक है, इसको समझते हैं। देखें, अगर ये हमारे पास स्टमक की वॉल है, ठीक है, तो अब जो म्यूकस है वो इस स्टमक की वॉल के ऊपर यूं आके अटैच हो जाता है। ठीक है, यूं ऐसे एक प्रोटेक्शन की कोटिंग बना देता है। अब इस कोटिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपने खाना जो खाया उसमें कोई गोश्त था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने चिकन खाया हुआ, तो अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा पेप्सिन, अभी हमने पढ़ लिया। पेप्सिन क्या करता है कि चिकन के अंदर या किसी भी चीज़ में जो प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है। ठीक है, और गोश्त को भी, जो भी हम चिकन वगैरह या मटन बीफ वगैरह खाते हैं, उसको ये डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर ये पेप्सिन चिकन को या उस बीफ को डाइजेस्ट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है ये स्टमक की वॉल है, ये भी तो हमारे पास मसल से ही बनी हुई है, प्रोटीन से ही बनी हुई है, तो ये पेप्सिन मसल की वॉल को भी डाइजेस्ट करके तोड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पेप्सिन को स्टमक की वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना। तो हमने क्या किया हुआ, अल्लाह ताला ने एक म्यूकस की लेयर बनाई हुई है। ठीक है, ये म्यूकस की लेयर क्या करती है, ये जो पेप्सिन है या जो भी एंजाइम्स हैं, इनको स्टमक की वॉल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने देती, ताकि स्टमक की वॉल खुद ही डाइजेस्ट ना हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह से ये म्यूकस की लेयर टूट जाए, ठीक है, अगर ये म्यूकस की लेयर यहाँ से ब्रेक हो गए, तो ये जो पेप्सिन है यहाँ से स्टमक की वॉल पे जाएगा और स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट करके यहाँ पे एक अल्सर बना देगा, सुराख कर देगा स्टमक की वॉल में।
ठीक है। इसके बाद अगला रोल है रेनिन, इसको आपने रीड कर लेना है, इसके बारे में याद रखना है। ये सिर्फ इट इज़ सिक्रेटेड ओनली इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स कहते हैं छोटे बच्चों को जो अभी पैदा हुए हैं, शेरख्वार बच्चे, तो ये सिर्फ उनके अंदर पैदा होता है, ठीक है। अडल्ट्स में, बड़े बंदों में इसका कोई रोल नहीं है। और ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन यानी जो दूध बच्चे पीते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। आखिरी लाइन में आपको ये बता रहा है कि जब ये सारा गैस्ट्रिक जूस के सारे कंपोनेंट्स फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो अब यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब जो चीज़ बनती है उसे हम नाम देते हैं काइम का, या चाइम भी इसको बोलते हैं। ये एक सूपी मिक्सचर है, ठीक है। जिस तरह सूप होता है, हम सूप वगैरह पीते हैं, उस तरह का एक मिक्सचर बन जाता है स्टमक में जिसे हम काइम का नाम देते हैं। और अच्छा, क्या काइम क्या होता है पहले हम देखें, इसको दोबारा रिवाइज करते हैं ऊपर से, कि जब ओरल कैविटी में डाइजेशन हुई थी तो वहाँ पे जो चीज़ बनी थी उसे हमने नाम दिया था बोलस, ठीक है। और एसोफेगस से बोलस गुजरता हुआ नीचे आया था, नीचे आया था। अब स्टमक में डाइजेशन के बाद यहाँ पे जो चीज़ बन जाएगी उसे हमने नाम दे दिया काइम का, CHYME, ठीक है। अब ये काइम क्या करेगा, जब इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, एक खास एसिडिटी स्टमक की रेगुलेट होगी, तो अब ये काइम यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाली स्टमक की पाइलोरिक ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है पाइलोरिक ओपनिंग है। और इस पाइलोरिक ओपनिंग के गिर्द एक स्फिंटर होता है, एक रबर बैंड होता है जिसे हमने नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंटर। तो अब जब यहाँ पे चाइम बन जाएगा तो ये पाइलोरिक स्फिंटर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करेगा और यहाँ से थोड़ा थोड़ा रास्ता खुलता रहेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता काइम यहाँ से निकल के अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने डाइजेशन। आगे हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है। तो आपकी बुक बता रही है कि स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स, तीनों चीज़ें जो हमारी खुराक के तीन बड़े कंपोनेंट्स हैं, इन सब की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है। और जैसे ही फूड ड्यूडिनम के अंदर इंटर करता है तो जो काइम है, जो हमने बताया था स्टमक में डाइजेशन के बाद काइम बन गया था, जैसे ही वो ड्यूडिनम के अंदर इंटर होता है तो तीन बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इधर देखें, हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ से स्टमक में डाइजेशन हुई, उसके बाद क्या बना, काइम। काइम जैसे ही यहाँ ड्यूडिनम के अंदर इंटर होके आ गया, यहाँ काइम आया, ठीक है। अब काइम की प्रेजेंस से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन बड़ी चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो लिवर के अंदर से आएगा बाइल, ठीक है। लिवर एक लिक्विड बनाता है जिसे हम नाम देते हैं बाइल का। इसे आगे पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ नज़र आ रही है आपको, लिवर, ठीक है। लिवर से बाइल को बनाता है। उसके बाद वो जो बाइल है वो इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे ही फूड ड्यूडिनम के अंदर काइम आएगा तो गॉल ब्लैडर से बाइल निकलेगी और यहाँ से ड्यूडिनम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ ये आपके सामने बना हुआ है पेंक्रियाज, ठीक है। अब पेंक्रियाज जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है उन सबको मिला के हम नाम देते हैं पेंक्रियाटिक जूस का। जिस तरह हमने स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था, तो इस तरह पेंक्रियाज 3-4 एंजाइम्स का एक मिक्सचर बनाता है जिसे हम नाम देते हैं पेंक्रियाटिक जूस। तो दूसरी चीज़ जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके डाइजेशन करवाएगी वो होगी पेंक्रियाटिक जूस। और तीसरी चीज़ जो होगी वो, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी अपनी वॉल जो है, ठीक है, ये जो वॉल है इसके ऊपर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे और फूड की डाइजेशन कराएंगे, ठीक है। तो तीन बड़ी चीज़ें याद रखनी है कि लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल नंबर 1, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस नंबर 2, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से कुछ एंजाइम्स जिन्हें हम नाम देंगे नंबर 3 का। तो ये तीनों आपकी बुक बता रही है, डायग्राम से आपको समझने में आसानी होगी। तो वो कह रहा है तीन चीज़ें हो रही हैं, गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा है, और जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो इंटेस्टाइन की वॉल में है, वो इंटेस्टिनल जूस बनाएंगे, कुछ एंजाइम्स बनाएंगे जिन्हें हम इंटेस्टिनल जूस कहेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है एसिडिक चाइम के हवाले से। जो स्टमक के अंदर, याद है हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस हुआ था जिसे हमने नाम दिया था HCl। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्टमक का pH क्या होता है, ठीक है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl है तो जो स्टमक का pH होता है वो एसिडिक होता है, स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ये तीनों चीज़ें जो आती हैं, बाइल, पेंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस जो इंटेस्टाइन की वॉल से आता है, ये तीनों जो स्टमक की एसिडिटी है, ठीक है, एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करके अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इन्वायरमेंट हो जाता है वो अल्कलाइन हो जाता है, अल्कलाइन मीडियम हो जाता है, जिसे बेसिक भी हम कहते हैं, ठीक है। एसिड और बेस आपने 9th में पढ़ लिया है। तो इसकी समरी है कि स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम था, एसिडिक इन्वायरमेंट था, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हमारे पास बेसिक मीडियम है। बाइल की डिटेल देखते हैं। बाइल एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है जो लिवर ने बनाया है, लिवर में मैन्युफैक्चर हुआ है, स्टोर गॉल ब्लैडर में हुआ है, और कब रिलीज होता है, जब फूड ड्यूडिनम के अंदर इंटर होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी डेफिनेशन भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। इमल्सिफिकेशन ये होती है कि हमारे फूड में जो फैट के या लिपिड के, ठीक है, जो हम चर्बी वगैरह, घी वगैरह, ऑयल वगैरह खाते हैं, ठीक है, लिपिड फैट खाते हैं, उसके जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर मैं इसको यहाँ समझाऊँ, ठीक है, ये हमारा फूड है, इसके अंदर ये फैट के बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं।
अब इनको हमने डाइजेस्ट करना है, लेकिन इनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम यह है, अगर लाइपेज एंजाइम आए, मैंने आपको पहले बताया कि लाइपेज कौन सा एंजाइम है जो लिपिड को या फैट को डाइजेस्ट करता है, लिपिड या फैट, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करता है। अब अगर लाइपेज एंजाइम आएगा तो लाइपेज एंजाइम यहाँ बाहर तो एक्ट करेगा, ठीक है, इस जगह पे, लेकिन अंदर तक वो पहुँच ही नहीं सकेगा, तो अंदर वाली जो लिपिड है, अंदर वाला जो फैट है, वो अनडाइजेस्टेड हो जाएगा। तो अब बाइल का फंक्शन ये है कि ये जो लार्ज फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं फैट के, यहाँ से जब बाइल आएगा, बाइल इनको ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। ये जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है, अब बाइल ने क्या किया, इनसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना दिए। क्यों? इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, इनके ऊपर जब एंजाइम आएंगे, लाइपेज एंजाइम आएगा, तो इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के ऊपर वो आसानी से एक्ट करेगा और इनको तोड़ देगा। तो हम इसको ऐसे समझ, इसको मैं आपको ड्रॉ कर दूँ, ये तो लार्ज ड्रॉपलेट्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर चले गए, किसकी मदद से, बाइल की मदद से। तो लार्ज ड्रॉपलेट्स का छोटे ड्रॉपलेट्स में चले जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे इमल्सिफिकेशन। तो बाइल का फंक्शन आपने याद रखना, ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्ट और लार्ज फैट या लिपिड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल फैट लोब्यूल्स फॉर बेटर एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ताकि एंजाइम्स बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसको रीड कर लेते हैं। जो बाइल है इमल्सिफाई करता है फैट, कॉजिंग देम टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है ताकि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाए फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर लाइपेज एंजाइम यहाँ एक्ट करे तो सरफेस एरिया कम है, और जब हमने इनको छोटे छोटे लोब्यूल्स में तोड़ दिया, अब लाइपेज के लिए काम करने की जगह ज़्यादा है ताकि वो जल्दी जल्दी काम करे, ठीक है। ये हमने बाइल को कर लिया। आगे आ रहा था हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस, जो पेंक्रियास से आ रहा था। इसमें आपने याद रखना है कि इसके अंदर तीनों बड़े एंजाइम्स होते हैं। अमाइलेज हमने पढ़ लिया, जो कि कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एंजाइम लाइपेज, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद तीसरा एंजाइम है हमारे पास ये ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये जब आता है तो ये एक्टिव होके बना देता है, ट्रिप्सिनोजन से एक्टिव होके, ये इनएक्टिव फॉर्म है। जिस तरह ऊपर हमने स्टमक में पढ़ा था पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म थी, वो एक्टिव होके उसने पेप्सिन बना लिया, जो कि जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। सेम इसी तरह पेंक्रियास से भी जो ट्रिप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में आता है और एक्टिव होके बना देता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो तीन हमने एंजाइम देखे पेंक्रियाटिक जूस के, तीन बड़े कंपोनेंट्स हैं, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, और पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, पेंक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ये आगे उसने ट्रिप्सिन का फंक्शन बता दिया, ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, इसके अलावा हमने अब दोबारा डायग्राम की तरफ आते हैं। हमने बाइल का रोल पढ़ लिया कि बाइल ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन की, लार्ज फैट के पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। पेंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर तीनों बड़े एंजाइम्स थे, ठीक है, अमाइलेज जिसने स्टार्च को तोड़ा, लाइपेज जिसने फैट को तोड़ा, और ट्रिप्सिन जिसने प्रोटीन को तोड़ा। अब इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट था, जो इंटेस्टिनल जूस था, उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं कि लाइनिंग ऑफ द जीजिनम इन इलियम सीक्रेट सेवरल एंजाइम्स। लाइनिंग का मतलब ये है कि ये जो ड्यूटिनम है, ड्यूटिनम ये इसकी जो ये लाइन है, ठीक है, ये जो इसकी वॉल है, ये बहुत से एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इरिप्सिन आ जाता है। इरिप्सिन क्या करता है कि जो ऊपर पेप्टाइड्स बने थे, अब उनको फुल फॉर्म में तोड़ के अमाइनो एसिड बना देता है, ठीक है। इसके अलावा अब फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, इसको आपने बुक में लाजमी मार्क करना है, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, वो एक और एंजाइम सीक्रेट करती है जिसे एंटेरोकाइनेज कहते हैं, और ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये ऊपर हमने पढ़ा कि पेंक्रियास से जो ट्रिप्सिनोजन आया था, ये ट्रिप्सिन के अंदर गया था, लेकिन इसको एक्टिवेट किसने किया था, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन की फॉर्म में एक्टिवेट किसने किया था, एंजाइम, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से आया था, इंटेस्टाइन की वॉल से, इंटेस्टाइन की वॉल से, ठीक है। इसके अलावा लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन की वॉल से, जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा माल्टेज प्रोड्यूस होता है जो माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, फिर इनकी सब की समरी यहाँ इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको दी हुई है। इस फ्लो चार्ट को आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है। मैं आपको बता देता हूँ, फूड के अंदर जो स्टार्च था, ठीक है, सबसे पहले पेंक्रियास से आया अमाइलेज, ठीक है। मैं आपको तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि अमाइलेज कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को, जो कार्ब्स को, ठीक है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च के तो टूटने से माल्टोज बन गया, ठीक है, और फिर माल्टेज एंजाइम आया कहाँ से, इंटेस्टाइन की वॉल से। ये हमने आखिर में पढ़ लिया, ये माल्टेज एंजाइम, ये तो माल्टेज आया, इसने इस माल्टोज से ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। अब बस ग्लूकोज एंड है,
ग्लूकोज से आगे हमने स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ना। हमने 9th के अंदर आपने पढ़ लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो 3 टाइप्स थी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड, तो अब जो ग्लूकोज है ये मोनोसेक्राइड बन गया, ठीक है। इसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, बस अब हमने इसको इसी फॉर्म में यूज़ करना है और एब्जॉर्ब करना है। फिर इस तरह जो लिपिड्स हैं उनको पेंक्रियाज से जो लाइपेज आया था उसने लिपिड्स को इसने तोड़ दिया था फैटी एसिड्स के अंदर। फिर जो प्रोटीन्स थे इनको पेंक्रियाज से जो ट्रिप्सिन आया था इसने इनको तोड़ा था पॉलीपेप्टाइड्स में। और फिर जो पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है, देखें प्रोटीन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था ऐसे इस तरह, ये फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, ठीक है, बहुत से अमाइनो एसिड लगे हुए हैं। फिर अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये किस तरह पॉलीपेप्टाइड्स यानी थोड़ी सी छोटी 2 चेन्स के अंदर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन तोड़ा और ये बना दिया पॉलीपेप्टाइड्स। इन पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर ये इरिप्सिन एक्ट करेगा। ये कहाँ से आया? इंटेस्टाइन की वॉल से, अभी हमने पढ़ा। और ये इरिप्सिन इन जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं इनको भी इस तरह अलग अलग बना के अमीनो एसिड्स के अंदर अलग अलग तोड़ देगा, ठीक है। बस अभी अमीनो एसिड बिल्कुल एंड है, अब हमने इनको एब्जॉर्ब कराना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, 3 पार्ट थे, ड्यूडिनम, जीजिनम और इलियम। तो इलियम जो आखिरी पार्ट है यहाँ डाइजेशन कंप्लीट हो गई है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ओरल कैविटी से। और डाइजेशन एंड कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, या स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? आइलियम के अंदर। तो यहाँ हमारा चौथा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लार्ज इंटेस्टाइन को और एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे।